पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज या हमारे महामहिम राज्यपाल, उनके तरफ से कहीं कोई इस प्रकार का अड़चन बाधा नहीं रहती। हम सबको अनुमति बहुत शीघ्रता से मिल जाती है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में हम सब ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जब हम कोर्स की संरचना करते हैं तो उसके लिए हम आदरणीय महामहिम के पास जाते। तुम तो गोरखपुर के रहने वाले हो, तुमको कौन सी समस्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने इशारे भी कर दिया कि नहीं, कैसे तुम्हारा घर बचा तो विश्वविद्यालय भी बच गया। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ। यूपी कितना सक्षम है ये जानते जानते हम बलिया पहुंचे। वही बलिया जहां कभी युवा उच्च शिक्षा के लिए पलायन करते थे, बड़े शहर जाते थे, बड़े शहरों का रुख करते थे, पढ़ने के लिए अपना शहर छोड़ देते थे। लेकिन आज उसी बलिया में ये जो आप मेरे पीछे गेट देख रहे हैं, ये जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय का गेट है, नाथ द्वार है। इस एक विश्वविद्यालय से बलिया में कितना विकास हुआ है, बलिया में शिक्षा को लेकर क्या परिवर्तन हो रहा है, यहाँ के कुलपति से बात करने की कोशिश करेंगे। उनसे जानेंगे कि किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार काम कर रही है और धरातल पे वो काम कितना दिख रहा है। तो चलिए यहाँ के वीसी से बात करते हैं, कुलपति से बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। दो 2020 में जब एनईपी आई है तब से शिक्षा में एक अमूलचूल परिवर्तन का सरकार ने बीड़ा उठाया है, जिस कड़ी में हम सभी विश्वविद्यालय संलग्न होकर उसको धरातल पर उतारने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं नई शिक्षा नीति के संदर्भ में, तो जो ये नई शिक्षा नीति, बल्कि न कह के राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, इसके संदर्भ में अगर बात करें तो इसमें भारत और भारतीयता का जो है संदर्भ ज्यादा है। वास्तव में अगर आप देखें तो भारत वर्ष पूरे विश्व के लिए गौरव का जो है देश रहा है। राज्य सरकार चाहती है कि ऐसा कि क्योंकि ये जो नीति है ये जिम्मेदारी केंद्र और राज्य की, क्योंकि शिक्षा जो है समावर्ती सूची का पार्ट होता है, राज्य की जिम्मेदारी है। तो राज्य की जिम्मेदारी राज्य सरकारें, और विशेष रूप से मैं आदरणीय महामहिम के प्रति विशेष रूप से सदा नमत हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों को लगातार प्रेरणा देती हैं, मार्गदर्शन करती हैं, उस कारण से जो सरकार की योजनाएं हैं, विशेष रूप से जो उसके उत्थान या उन्नयन या कह सकते हैं शैक्षिक माहौल बनाने में, उनमें हम सब उनको अपने उस पे जमीन पर ले आ रहे हैं। जैसे आप कहें तो हम जो योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से किस तरह से आपने शिक्षा में सुधार होते हुए देखा, और बीते कुछ वर्षों में अगर जननायक विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ पे किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह से नए कोर्सेज आ रहे हैं, दोनों को जोड़ के आप बताएं। जैसे आप कहना चाहेंगे कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल जो है 2017 से, और वो संयोग से वही हमारे विश्वविद्यालय के कार्य प्रारंभ होने का भी समय। वास्तव में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की स्थापना जो है दिसंबर 2016 में हुई थी, परंतु मार्च के माह 2017 में आदरणीय मुख्यमंत्री के रूप में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल प्रारंभ हुआ, और उसी समय से विश्वविद्यालय जो है अपने काम को निरंतर आगे बढ़ाता रहा। जब हम बात करते हैं तो विश्वविद्यालय के विशेष रूप से शैक्षिक संदर्भ में बात करेंगे तो उस समय से जब मैं यहाँ 2023 में मैं अपना कार्यकाल प्रारंभ किया तो जो कोर्सेज यहाँ चलते थे वो कुछ कह सकते हैं परंपरागत कोर्सेज थे, लेकिन हम अगर कहें तो नए कोर्सेज हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किए, और वो भी जो कि आज की जरूरतें हैं। जैसे विशेष रूप से हम कहें कि BCAI, तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा जगह जगह हो रही है और हर बच्चे को उसके लिए पारंगत बनाने का प्रयास चल रहा है। तो वह विधा भी हमने अपने विषय के रूप में ले आए। LLB 5 ईयर बहुत अच्छा कोर्स होता है, उसको हम ले आए। BBA भी, और आपको कहें कि BFA, इस प्रकार के बहुत सारे कोर्सेज, BCAG, ये सब कोर्स हमने प्रारंभ किए हैं। तो अगर हम कहें तो शैक्षिक जो माहौल और जो शैक्षिक जरूरतें हैं, अब इन सबों के लिए हम आसानी से इसलिए कर पाते हैं क्योंकि राज्य सरकारें या कह सकते हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज या हमारे महामहिम राज्यपाल, उनके तरफ से कहीं कोई इस प्रकार का अड़चन बाधा नहीं रहती। वो हमेशा हमको एक उत्साह
देते रहते हैं। और कोई भी हम योजना बनाकर, क्योंकि हमको जो भी कोर्स प्रारंभ करने होते हैं वो सरकार और आदरणीय महामहिम के यहाँ अध्यादेश बनाकर अनुमति लेनी पड़ती, तो वो हम सबको अनुमति बहुत शीघ्रता से मिल जाती। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनका मार्गदर्शन, प्रेरणा और निरंतर उत्साहवर्धन भी रहता है। हम लोग कोई कोर्स बनाएं और वो अगर ऊपर से हमको करने के लिए मना किया जाए तो दिक्कत होती, लेकिन हम उसको आसानी से कर लेते हैं। ये सहज और सरल व्यवस्था जो है, कह सकते हैं कि इधर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में हम सब ऐसा महसूस कर रहे हैं। वहां पर कोई किस्सा हो, कोई बातचीत का कुछ वैसा तो? अब बातचीत में तो जैसे हम आदरणीय अगर मुख्यमंत्री जी के संदर्भ में कहें तो अब उनके पास जैसे यहाँ एक समस्या थी, और वो समस्या मतलब आदरणीय मुख्यमंत्री जी और महामहिम दोनों के संदर्भ में हम एक साथ ही कहना चाहते हैं। हम जब यहाँ आए तो ये एनजीटी, ये थोड़ा सा यहाँ पर समस्या ये थी कि ये जो है सुरहा ताल है, जो कि बहुत ही फेमस है और बड़ा ताल है, उसके ही किनारे ये अवस्थित है विश्वविद्यालय। तो कुछ ऐसे तत्व जो कि जिनको समझ कम है, उन्होंने एनजीटी में शिकायत कर रखी थी, और एनजीटी में जब शिकायत कर रखी थी तो यहाँ पर एनजीटी ने इसको स्टे कर रखा था। तो जब मैं आया तो मेरे लिए एक चुनौती भी था, मेरे लिए एक समस्या भी थी कि आगे विकास कैसे होगा, जब भवन ही नहीं बनेंगे, जब हमारे पास संसाधन ही नहीं आएंगे तो कैसे होगा। तो मुझे पूरी तरह ध्यान है कि 10 जुलाई 2023, तो आपने तिथि भी मुझे याद है, तो मेरे ज्वाइन करने के 2-3 महीने बाद 12 जुलाई को मेरा केस लगा हुआ था। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास गया, तो उन्होंने कहा कि क्या समस्या है। तो हमने कहा महाराज जी 2 दिन बाद हमारा ये केस लगा है और मैं बड़ा मतलब निराश और परेशान हूँ कि आखिर क्या होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर हमारे वहां रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। बाकी तो केवल ऑफिस चलाना ये सब नहीं, कुछ विकास कैसे संभव होगा जब आधारभूत संरचना ही नहीं बनेगी, वहां एनजीटी रोक लगाई। तो फिर उन्होंने बातचीत में कहा कि ये बताओ, तुम तो गोरखपुर के रहने वाले हो, तुमको कौन सी समस्या है। तो हमने कहा कि ऐसा क्यों। तो क्योंकि रामगढ़ ताल गोरखपुर का एक पूरे प्रदेश में वो विकास की एक नई गाथा लिख रहा है। तो रामगढ़ ताल अगर आप देखेंगे तो रामगढ़ ताल के किनारे ही मेरा घर भी है, इसलिए वो जानते भी हैं व्यक्तिगत रूप से। तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अरे तुम्हारा घर भी तो रामगढ़ ताल के किनारे है, तो वहां भी तो ऐसी ही समस्या थी, अब क्या हुआ। तो मैंने कहा महाराज जी ठीक हो गया। तो क्या जब ठीक हो गया वहां, तो यहाँ क्यों नहीं ठीक हो जाएगा। तो फिर उससे मुझे एक अंदर से प्रेरणा भी मिली और मुझे वो संदर्भ जानने का भी एक भान हुआ। उन्होंने कुछ कहा नहीं कि कैसे कैसे करना है, लेकिन वो उन्होंने संकेत में ये कह दिया कि जिस प्रकार से उस समस्या का समाधान हुआ है उसी प्रकार से इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। तो फिर मुझे उस पर विचार करना पड़ा और मुझे समझना पड़ा कि आखिर रामगढ़ ताल को किस प्रकार से वो मतलब बच गया और वहां के लोगों की जो मकान बने थे वो उससे निजात मिल गया। तो उस मॉडल पर हम चले और आपको बताएं, हमको राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से जो है दिसंबर में इस यहाँ निर्माण करने की अनुमति भी मिल गई और उसके कारण से हम पूरी तरह जो है निर्माण कार्य में संलग्न हुए। तो ये अनौपचारिक बातचीत का जो आपने कहा कि संदर्भ था, और उसी समय 10 तारीख को 9 आप ध्यान आएगा तो 8-9 में मुझे पूरी तरह ध्यान है कि कानपुर में एक मीटिंग थी, वहीं से मैं 10 तारीख को महाराज जी के पास आया था। तो उस दौरान जो वहां बैठक एक मंथन का शिक्षा मंथन करके आदरणीय महामहिम के निर्देशन में चला था, तो वहां पर भी मैंने ये चर्चा वो जो उनके जो अपर मुख्य सचिव होते हैं उनसे चर्चा की। तो उन्होंने भी जिस प्रकार से हमारे अंदर उत्साह भरा, तो ये सब बातें जो होती हैं एक फाइलों के माध्यम से होती हैं, परंतु ये अनौपचारिक रूप से और जब अधिकारियों का इस प्रकार से स्नेह मिलता है तो हमारे यहाँ हमको ऊर्जा मिलती है काम करने की और नई गति से हम उनकी इशारों को भी समझ पाते हैं कि वो किस तरफ ले जाना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इशारे भी कर दिया कि नहीं कैसे तुम्हारा घर बचा तो विश्वविद्यालय भी बच गया। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि कम से कम मेरे आने का औचित्य यहाँ सिद्ध हो पाया कि मैं इस विश्वविद्यालय को इस तरीके से आज समाज के सामने प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। सुना आपने किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, किस तरह से यहाँ के कुलपति ने बताया कि कैसे धरातल पे राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा को बेहतर किया जा रहा है। अब आप लोगों को क्या लगता है सक्षम यूपी को लेकर, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ आप देख रहे थे। मिलते हैं किसी अगले जिले में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।